ये एक ऐसे युग की कहानी है जिसने भारत की आत्मा को गढ़ा। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अराजकता के बीच से जम लेकर न केवल एक विशाल भूभाग पर राज किया, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास में ज्ञान, कला, साहित्य और विज्ञान का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। ये वह कालखंड था जब भारत ने अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बजाया। ये है प्राचीन भारत के सबसे चमकदार सितारे, गुप्त साम्राज्य के उदय, विस्तार और अंततः उसके विघटन की गाथा। तीसरी शताब्दी का समय था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत लंबे समय तक राजनीतिक एकता से वंचित रहा था। कुषाण और सातवाहन साम्राज्यों का पतन हो चुका था और पूरा उपमहाद्वीप अनेक छोटे छोटे आपस में लड़ते झगड़ते राज्यों में बटा हुआ था। इस राजनीतिक अराजकता और शक्ति शून्यता के दौर में एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। मगध की भूमि से, जहां कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राटों ने राज किया था। गुप्त वंश के उदय को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखना होगा। व्यापार मार्ग असुरक्षित थे, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ऐसे में स्थानीय स्तर पर मजबूत, महत्वाकांक्षी और कुशल शासकों का एक समूह उभरा। गुप्त परिवार शायद स्वयं एक धनी भूस्वामी या व्यापारी परिवार था, जिसने इस शून्य का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। हालांकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने और उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य का भवन खड़ा हुआ। असली साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी। उन्होंने केवल एक सफल योद्धा होने के बजाय एक कूटनीतिज्ञ की भूमिका निभाई। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह। लिच्छवी एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली गणराज्य था। इस राजनीतिक विवाह ने गुप्तों को वैधता, प्रतिष्ठा और एक मजबूत सैन्य राजनीतिक गठजोड़ प्रदान किया। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के इस रणनीतिक विवाह के सबसे बड़े सबूत हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृतियां हैं और दूसरी तरफ लिच्छव्यः यानी लिच्छवियों शब्द अंकित है। ये दर्शाता है कि उन्होंने इस गठबंधन को कितना महत्व दिया। इसी ने गुप्त साम्राज्य के लिए राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह की शक्ति जुटाई। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत 319-320 की शुरुआत की, जो गुप्त साम्राज्य की स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता की घोषणा थी। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो ये स्पष्ट करती थी कि अब वह केवल एक स्थानीय शासक नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के सम्राट हैं। उनके शासनकाल तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार मुख्यतः मगध, प्रयाग और साकेत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था, लेकिन इसकी नींव अत्यंत मजबूत हो चुकी थी। अगर चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य की नींव रखी, तो उनके पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। इतिहास में उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है और ये उपाधि बिल्कुल सटीक बैठती है। उनके सैन्य अभियानों का विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति नामक एक शिलालेख से मिलता है, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। एक ओर वह एक अजेय योद्धा थे, तो दूसरी ओर कला और संगीत के संरक्षक। प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें कविराज भी कहा गया है। ये द्वैत उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता को दर्शाता है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय नीति को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन। दूसरा, दक्षिणापथ के राजाओं की अधीनता। तीसरा, सीमांत राज्यों और गणराज्यों की अधीनता। चौथा, अधीनस्थ शासकों की मान्यता। इन विजयों के बाद समुद्रगुप्त ने एक वैदिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जो प्राचीन भारत में एक सार्वभौमिक सम्राट के रूप में उनकी घोषणा थी। उनके सिक्के उनकी बहुमुखी प्रतिभा के प्रमाण हैं, कुछ पर योद्धा के रूप में, तो कुछ पर वीणा बजाते हुए संगीतकार के रूप में। समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंहासन संभाला। इतिहास में वह विक्रमादित्य या सूर्य की तरह तेजस्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जब सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष अपने चरम पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों, वेस्टर्न क्षत्रपास को पराजित करना था। इन शक राजाओं ने लंबे समय से गुजरात और मालवा क्षेत्र पर शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्हें हराकर साम्राज्य को अरब सागर तक पहुंचा दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अभूतपूर्व गति मिली।
इस विजय के बाद उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से उज्जैन स्थानांतरित कर दिया, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा नवरत्न यानी 9 रत्न बढ़ा रहे थे, जिनमें महान कवि कालिदास भी शामिल थे। कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और रघुवंशम न केवल संस्कृत साहित्य के शिखर हैं, बल्कि उस युग की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के दर्पण भी हैं। इस युग की वैज्ञानिक उन्नति का एक अद्भुत उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया माना जाता है। आज भी लगभग 1600 साल बाद इस लोहे के स्तंभ में जंग नहीं लगी है, जो उस समय की धातु विज्ञान की उन्नत तकनीक का बेजोड़ प्रमाण है। चीनी यात्री फाहियान ने इसी समय भारत की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्त साम्राज्य की समृद्धि, सुरक्षा और सहिष्णुता का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि लोग स्वतंत्र और खुशहाल थे और अपराध बहुत कम थे। गुप्त साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि का रहस्य इसकी कुशल प्रशासनिक और मजबूत आर्थिक व्यवस्था में छिपा था। गुप्त शासकों ने विकेंद्रीकृत प्रशासन को अपनाया। केंद्र में सम्राट सर्वोच्च था, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रशासन स्थानीय निकायों और अधिकारियों के हाथ में था। साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में बांटा गया था। गांवों का प्रबंधन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा किया जाता था, जो स्थानीय मामलों में स्वायत्त थी। उच्च अधिकारियों को कुमारा मात्य कहा जाता था। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जो उपज का 1/4 से 1/6 भाग होता था। व्यापार और वाणिज्य अत्यंत फल फूल रहा था। साम्राज्य के दोनों ओर समुद्र तट होने के कारण पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार खूब होता था। मालवा, बंगाल और तमिलनाडु से सोने के सिक्के, दीनार प्रचलन में थे, जो आर्थिक समृद्धि के सूचक थे। ये सिक्के कलात्मक दृष्टि से भी उत्कृष्ट थे। रेशम, मसाले, हीरे जवाहरात और हाथी दांत का निर्यात होता था, जबकि रोम से सोना आयात किया जाता था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या क्लासिकल एज कहा जाता है, और ये उपाधि मुख्यतः इसकी अभूतपूर्व कलात्मक और बौद्धिक उपलब्धियों के कारण दी जाती है। कालिदास ने संस्कृत साहित्य को अपनी कालजयी रचनाओं से समृद्ध किया। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियां इसी युग की देन है। अमरकोश अमर सिंह द्वारा रचित संस्कृत का थिसोरस भी इसी काल में लिखा गया। कला और वास्तुकला, अजंता की गुफाएं, इनमें बने भित्ति चित्र फ्रेस्को बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। ये चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला की शानदार उदाहरण है, जिन्होंने भारतीय मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। मूर्ति कला में सारनाथ के बुद्ध जैसी मूर्तियां बनाई गई, जो आदर्शवाद, शांति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। विज्ञान और गणित इस युग में अपने चरम पर था। आर्यभट्ट, इस महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने आर्यभट्टीय की रचना की। उन्होंने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया, पाई का सन्निकट मान बताया और ये प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों की व्याख्या की। वराहमिहिर ने बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जैसे ग्रंथ लिखे, जो ज्योतिष, खगोल शास्त्र और मौसम विज्ञान का खजाना है। चिकित्सा में धन्वंतरी को इसी युग में आयुर्वेद का प्रणेता माना जाता है। धर्म भी इस समय अपने स्वर्ण युग में था। गुप्त शासक स्वयं वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। बौद्ध और जैन धर्म का भी समान रूप से संरक्षण और विकास हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव इसी सहिष्णुता और ज्ञान की भूख का परिणाम थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम ने लगभग 40 वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन किया, लेकिन उनके शासनकाल के अंत में और उनके पुत्र स्कंदगुप्त के समय में साम्राज्य पर एक भयानक संकट आया, हूणों का आक्रमण। हूण मध्य एशिया से आने वाले खूंखार और बर्बर घुड़सवार योद्धा थे, जिन्होंने यूरोप और एशिया दोनों में तबाही मचा रखी थी। स्कंदगुप्त एक वीर और सक्षम शासक साबित हुए। भीतरी उत्तराधिकार के संघर्षों के बावजूद उन्होंने भीतरी और बाहरी दुश्मनों को पराजित करने का दावा किया है। बाहरी दुश्मन निश्चित रूप से हूण थे। स्कंदगुप्त ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और एक बार के लिए तो उनके आक्रमण को रोक दिया। स्कंदगुप्त ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में इस संघर्ष का वर्णन किया है। उन्होंने साम्राज्य की रक्षा की, लेकिन यह लड़ाई बेहद खर्चीली और विनाशकारी साबित हुई। साम्राज्य के संसाधन खत्म होने लगे और केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। स्कंदगुप्त का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के अवसान का प्रारंभिक बिंदु बन गया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा। यह पतन किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई आपस में जुड़े हुए कारणों से हुआ। स्कंदगुप्त के बाद हूणों ने फिर से आक्रमण शुरू कर दिए। इस बार गुप्त साम्राज्य उन्हें रोक पाने में असमर्थ रहा।
हूण नेता तोड़माण और उसका पुत्र मिहिरकुल ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और भारी तबाही मचाई। स्कंदगुप्त के बाद कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं हुआ। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। गुप्तों के अधीन काम करने वाले सामंत और प्रांतीय गवर्नर केंद्र की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र होने लगे। यशोधर्मन, मालवा और भानुगुप्त जैसे शासकों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हूणों के साथ लंबे युद्ध, व्यापार मार्गों का अवरुद्ध होना और साम्राज्य के सिकुड़ने से राजस्व में भारी कमी आई। सोने के सिक्कों की गुणवत्ता और संख्या दोनों घटने लगी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दौरान सूखा और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आईं, जिसने आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ दिया। 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य मूल रूप से मगध और उसके आसपास के एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था। अंतिम गुप्त शासकों के नाम इतिहास में धुंधले से हैं। साम्राज्य का स्थान पुनः क्षेत्रीय शक्तियों ने ले लिया, जैसे उत्तर में मौखरी, पूर्व में गौड़ और मध्य भारत में मैत्रक और पुष्यभूति वंश। गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक पतन हो गया, लेकिन उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने जो स्वर्ण युग रचा, वो भारतीय इतिहास की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया। गुप्त काल की सबसे बड़ी देन है एक समेकित भारतीय सांस्कृतिक पहचान का निर्माण। इसी युग में वे सभी तत्व परिपक्व हुए जिन्हें हम आज शास्त्रीय भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं। मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, संस्कृत साहित्य, संगीत, नृत्य और हिंदू धर्म का वो स्वरूप जो आज तक प्रचलित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जानकारियों से भरपूर वीडियो से जुड़े रह सकें।